ओके अपन स्टार्ट कर रहे हैं AS15 में सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न निकालना। उसके स्टडी मैट में एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैट में दो क्वेश्चन और तीनों सेम ही हैं लगभग। सो फटाफट ये करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या करना है, अपन को एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स निकालना है। अब इसको किस तरीके से देखेंगे, अपन देखेंगे प्लान एसेट्स क्या है, एक अपना फंड की तरह हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो फंड की वैल्यू दे रखी है 2014 की 8 लाख। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉयर ने फंड में कितना डाला, फिर है बेनिफिट्स पेड यानी फंड से निकाल के एम्प्लॉयज़ को कितना पे कर दिया, और उसके बाद दे रखा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2015 यानी एट द ईयर एंड कितनी वैल्यू है। ओके तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, अपन को 2014 में 8 लाख वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर अपन ने जितना फंड में डाला वो ऐड कर दो, जितना निकालना माइनस कर दो। ऐड करना है 2,08,80,000 और 2 लाख ऐड माइनस कर दो क्योंकि बेनिफिट्स पेड है ये। तो अपने पास होनी कितनी चाहिए वैल्यू, वो आ जाएगी फंड की। फिर अपन उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2015 जो कि 11,40,000 है। अब जो अपन ने वैल्यू निकाली प्लस माइनस करके उसको इसमें से माइनस कर दो, 11,40,000 में से जो भी बचेगा वो अपना एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है। वही किया है इसने, 8 लाख प्लस कर दो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने डाला, माइनस कर दो बेनिफिट पेड जो अपन ने एम्प्लॉयज़ को पे कर दिया 2 लाख। तो 8,80,000 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन 31 मार्च 2015 को उसकी वैल्यू 11,40,000 है। तो जितने से इंक्रीज हुई अपना एक्चुअल रिटर्न हो गया, दैट्स इट। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में। इसमें 57 में अपन को सिर्फ एक्चुअल रिटर्न निकालना था, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न निकालना है। तो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप दे रखा है, वैसे कुछ नहीं, अगर एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्या है, मतलब इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो अपन को इन्फॉर्मेशन इसमें से सॉर्ट करनी है। क्वेश्चन ज़्यादातर ये जो होता है ये इस टाइप का, ये हमेशा रिपीट ही होता है। ओके तो देखो क्या करना है इसके अंदर। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट दे रखा है 2 लाख, 1 अप्रैल 2016 का, ठीक है। 30 सितंबर को पेड आउट दे रखी है वैल्यू 25,000, रिसीव्ड इनवर्ड दे रखा है 55,000। ये अपन ने जो एक्चुअल रिटर्न जब निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही वाला डेटा चल रहा है अभी तक। तो 31 मार्च 2017 को फेयर वैल्यू दे रखी है 3 लाख। तो अपन यहाँ पर एक बार क्वेश्चन खत्म कर दो तो तुम एक्चुअल रिटर्न डायरेक्ट निकाल सकते हो जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी। अब आगे देखो, ऑन 1 अप्रैल 2016 कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। ये एस्टिमेट्स अगर है तो इसका मतलब क्या, एक्सपेक्टेड क्या है, अपन वो उससे कंपेयर करेंगे। अब उसने एस्टिमेट्स के अंदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, रियलाइज्ड गेन और फंड कॉस्ट ये प्लस करके और माइनस करके ये जो रेट दे रखा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अपन को ये यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए। एक्चुअल रिटर्न तो अपन को जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकालना है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न ही नया है। अब देखो फंड की स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपये। 2 लाख के अंदर अपन जितना अपन को रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो ऐड कर दो, तो 2 लाख इंटू 10.25% तो अपने को कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 2 लाख रुपीज़ वो आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ने इसके अंदर फंड में पैसा डाला भी है और थोड़ा सा निकाला भी है, तो नेट कितना है, नेट 55,000 अपन ने डाला और 25,000 निकाला, तो नेट 30,000 अपन ने इसमें डाला। अब 30,000 पे भी हमको रिटर्न चाहिए, 30,000 पे हमको 6 महीने का रिटर्न चाहिए क्योंकि अपन ने ये सारा ट्रांजैक्शन 30 सितंबर को किया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का अपन को रिटर्न इसमें और ऐड करना पड़ेगा जो अपन ने एक्स्ट्रा फंड इस फंड में डाले। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। अब ये जो इन्होंने रेट लिया है ना, ये तुमको रटना पड़ेगा। ये बस क्यों, एक्चुअल में क्या है, ये जो 10.25% है ये अपन को कंपाउंडेड तरीके से इसने सॉल्व किया है। और तो जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया है उन्होंने सेम यही क्वेश्चन दिया है, सेम यही रेट दिया है। अब तुम चाहो तो रेट रट लो 5%, या फिर इसको किस तरीके से निकाला ये देख लो। 1.1025 का अंडर रूट करके -1 करोगे, 1 + r⁻n जैसे अपन कंपाउंडेड में निकालते हैं। तो इसमें अज्यूम कर लिया है कि ये कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स है, ठीक है। अब ये रटना है रट लो, जैसे करना है करो। बस इसके अंदर इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न में सिर्फ यही ट्रिकी पार्ट है, तो ये लिख लो और एग्जाम से पहले 4 बार रट लेना। तो अब इस पे तो अपन ने 10.25%, 2 लाख का जो अमाउंट था उस पे 10.25% अपन ने पूरे साल का इनकम ले लिया, ठीक है। अब ये जो अपन ने एक्स्ट्रा फंड डाला उस पर भी अपन को रिटर्न की एक्सपेक्टेड है, तो अपन ने उसका बैक कैलकुलेशन करके 5% पे निकाला कि 6 महीने में कितना लगेगा। कंपाउंडेड रिटर्न रेट लिए तो कंपाउंडेड का हाफ ईयर का निकालना था, तो इसका कैलकुलेशन अपन को रटना है। तो 5% आ गया, 1.1025 अंडर रूट -1 करेंगे तो वो 5% अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा। तो ये अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया साल का। और एक्चुअल रिटर्न तो अपन ने जैसे निकाला था सेम क्वेश्चन में, एकदम इजी। फंड की वैल्यू 2 लाख थी, अपन ने कितना डाला, 55,000 प्लस कर दो, जितना निकाला 25,000 माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा वो अपन को 3 लाख के अंदर से माइनस करना है। जो डिफरेंस है वो अपना
वो आ जाएगा। ये इसने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया है, कुछ भी नहीं है। 2 लाख प्लस 55,000 माइनस 25,000 कर दो और जो अमाउंट आएगा उसको 3 लाख में से माइनस कर दो फेयर वैल्यू का, एज ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू से, तो अपने पास एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न का क्वेश्चन यही टाइप का है। एक अपन को स्टडी मैट का भी क्वेश्चन करना है। ये रहा स्टडी मैट का क्वेश्चन है। स्टडी मैट में सेम ही क्वेश्चन है, सेम, लिटरली सेम है। ये रहा, यहाँ से एकदम सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इस क्वेश्चन में क्या एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में इन्होंने देखो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 1,50,000 दे रखा है, ठीक है। उसने आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दे रखा है 1,47,920 जो भी, और एक्चुअल लॉस दे रखा है। ये दोनों डेटा इग्नोर करना है। फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीवीडीबीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और एक्चुअल लॉसेस, दोनों को इग्नोर करो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको इग्नोर करती है। और क्वेश्चन सेम है जैसा अपन ने अभी किया। इन दोनों समझ लो दे ही नहीं रखा। इसका कोई क्वेश्चन में यूज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है ओवरऑल, बाकी सेम ऐसा ही है। ऑल्दो अपन ने वो जो रेट वाला मैंने तुमको जो बात बोली थी कि भाई अपन को रट लो 5% वाला, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिवली द क्वेश्चन मे बी सॉल्व विदाउट गिविंग कंपाउंड इफेक्ट टू रेट ऑफ रिटर्न। तो अपन 10.25 डिवाइड बाय 2 करके भी कर सकते हैं 6 मंथ्स की रेट निकालने के लिए। ऑल्दो 5% ही कर लो, रट लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न निकालने का। ओके, अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक्चुअल गेन या लॉस निकालने का। ये थ्योरी क्वेश्चन है और स्टडी मैट में एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैट में भी एक क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन सेम है। 2 मिनट में हो जाएगा ये तो, 1 मिनट में इनफैक्ट। ओके, क्वेश्चन देखो। ओमेगा लिमिटेड का क्वेश्चन है, कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कंपनी ने अपने पेंशन फंड फॉर इट्स पेंशन स्कीम का एक्चुअल वैल्यूएशन फर्स्ट टाइम करवाया और उसकी वजह से उसको सरप्लस हो गया 6 लाख का। तो अब ये होशियारी मार रहा है कि क्या भाई, ये बोल रहा है ये जो 6 लाख का सरप्लस है ये इसको पेंशन स्कीम में हुआ है, ये फिर भी बोल रहा है कि ये हर साल 5 लाख की जगह ये सोच रहा है अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 5 लाख ये सिर्फ 2 लाख ही जमा करे। तो डिफरेंस है 3 लाख का। 3 लाख 2 साल तक कम देगा, ऐसा ये बोल रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? आंसर इज नहीं कर सकता, बिकॉज सबसे पहले तो ये जो फंड है ये एम्प्लॉयज का फंड है। पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज की, उसमें जो भी फायदा हुआ वो एम्प्लॉयज का है। ये एम्प्लॉयर अपने हाथ में नहीं रख सकता भाई, जस्ट बिकॉज उसको एक्चुअल वैल्यूएशन पे फायदा हो गया, तो वो एम्प्लॉयज का फायदा है, ठीक है। अब ये आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 years बाय रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन to 2 lakh instead of 5 lakh. The average remaining life of employees is estimated to be 6 years. You are required to advise the company. Viewpoint finalization account. Okay, तो इसके अंदर देखो सिंपल लिखना है। According to AS15 employee benefits, actual gain या loss should be recognized immediately in the statement of profit and loss as income or expense. Okay. Therefore, surplus of 6 lakh is required to be credited to profit and loss statement of the current year. सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस मैट के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 59 है, सेम ही क्वेश्चन है। इसका आंसर अच्छा है, ये आंसर लिखना हो सके तो अगर याद रहे तो। एज पर AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक्चुअल गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम एंड एक्सपेंस। देयरफॉर 6 लाख का वो है वो नहीं कर सकता है। Therefore, he cannot spread the actual gain of 6 lakh over the next 2 years. It has the surplus of 6 lakhs in pension scheme on its actual valuation is required to be credited to profit and loss statement of the current year. अब important चीज़ क्या है? It has to continue to contribute rupees 5 lakh annually for its pension scheme. ये जो 5 लाख डालता था पहले वही कंटिन्यू करेगा डालना। ये सेम क्वेश्चन 2 बार है तो इम्पोर्टेंस है इसकी, ये बहुत टेस्टेबल है। ये सेम ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, रट लेना ये, और 4-8 नंबर का जो भी आएगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कर्टेलमेंट का क्वेश्चन है, और इसे स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिस मैट में नहीं है। ऑल्दो ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी टेस्टेबल है। कर्टेलमेंट का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा रटने वाली बात करेंगे, क्योंकि इसको समझने लगे तो नहीं काम बनेगा, टाइम नहीं है समझने का, सिर्फ और सिर्फ रटने का। और इट्स वेरी इजी। देखो लेफ्ट साइड में गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट है, राइट साइड में लाइबिलिटी बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 ही चीज़ें हैं, राइट साइड में 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? लेस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बाकी देखो रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, रिड्यूस्ड ग्रॉस ऑब्लिगेशन, प्रपोर्शन ऑफ यूपीएससी है
अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट और यहाँ पर यूपीएससी। ये दोनों तो दोनों ही साइड सेम है। एक्स्ट्रा चीज है राइट साइड में प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, ठीक है, तो एकदम सेम है। रिडक्शन, रिड्यूस्ड प्रोपोर्शन और फुल अमाउंट, मतलब 90% वैसे तो। अब देखते जाओ, धीरे धीरे समझ जाओगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन जितने से कम हुआ अपन वो अमाउंट लेफ्ट साइड डालेंगे। रिड्यूस्ड ग्रॉस ऑब्लिगेशन, तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन जो टोटल था माइनस कर देंगे रिडक्शन जो था यहाँ पर अपन ने किया, तो बचा हुआ आएगा वो होगा रिड्यूस्ड ग्रॉस ऑब्लिगेशन राइट साइड में। उसी तरीके से यहाँ पर अपन अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट का छोटा वाला हिस्सा यानी 10% या फिर x% जो भी परसेंटेज अपन निकालेंगे वो आएगा, छोटा वाला पार्ट इधर, बड़ा वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट 90% इधर। और तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, और राइट साइड में फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स माइनस करना है। तो ये जो चीज आएगी अपने पास गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट आ जाएगा, और ये जो चीज आएगी ये हो जाएगा लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट। रट लो, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, रिड्यूस ग्रॉस ऑब्लिगेशन, प्रोपोर्शन ऑफ यूपीएससी। अब देखो ये परसेंटेज जो 10% या x% है, कुछ भी कैसे निकालना है। रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन अपॉन टोटल ग्रॉस ऑब्लिगेशन, इस तरीके से करोगे तो अपने पास एक परसेंटेज आएगी। वो परसेंटेज का अपन को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड में 1 - x मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। और इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। ये रहा स्टडी मैट का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3। यहाँ पर देखो गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट बोल रहा है, ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये सारा थ्योरी व्योरी इग्नोर करो, दिस इज कर्टेलमेंट लिखा हुआ है तो ट्रिगर मार लेना तुम लोग कि ये कर्टेलमेंट का क्वेश्चन है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स AS15 का। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6000 बेस्ड ऑन करंट एक्चुअल assumption। इमीडिएटली बिफोर कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन 6000 है, तो अपने को टोटल ग्रॉस ऑब्लिगेशन मिल गया 6000। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट यानी पर्टिकुलर 3 जो अपन को यहाँ पर माइनस करना है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वो आ गया। तीसरी चीज बता रही है अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट 180 है, ठीक है, टोटल यूपीएससी आ गया अपने पास। और कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600 विच इज 10% ऑफ ग्रॉस ऑब्लिगेशन। तो अपन को लेफ्ट साइड में क्या लिखना था, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, और राइट साइड में क्या करना था, रिड्यूस्ड ग्रॉस ऑब्लिगेशन। तो कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन, तो यानी रिडक्शन जो है वो टोटल 600 है, ये देख लो, और 10% है ग्रॉस ऑब्लिगेशन का, 10% अपन ने निकाल लिया। नहीं भी दिया होता ये 10% तो भी 600 अपॉन 6000 करते तो अपने पास आ जाता है टोटल परसेंटेज कितना है। तो लेफ्ट साइड में 10% करेंगे हर चीज। रिड्यूस्ड टोटल ग्रॉस ऑब्लिगेशन अपने को 6000 दे रखी है, उसका 10% निकालो या डायरेक्ट 600 लिख दो तो ये आ गया रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन। लेस कर देंगे प्रोपोर्शन ऑफ यूपीएससी है 180, इसका 10% कितना आ जाएगा 18, ये माइनस कर दिया तो अपने आ गया गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट लेफ्ट साइड वाला। सेम ये अपन को करना था यहाँ पर। अब राइट साइड के अंदर है लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट, तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट आएगा। तो 10% तो अपन ने लेफ्ट साइड में दिया, राइट साइड में 90% देंगे हर चीज का। 6000 का 90% है 5400, लेस कर देंगे अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट 90% ऑफ 180, ये आ जाएगा। लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो कि अपन ने पहले देख लेगी, एक्स्ट्रा चीज है, ये अपन माइनस कर देंगे जो आएगा लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कर्टेलमेंट। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, समझने में कुछ समझ नहीं आएगा फालतू। इतना बड़ा एएस पता नहीं कितने घंटों की क्लासेस लगाई हैं टीचर ने, बिल्कुल टाइम नहीं है इस चीज़ का। रटो या आगे बढ़ो, क्योंकि तुमको करने के बाद भी रटना ही पड़ेगा इन एनी केस। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये फॉर्मेट रटने का है बस। क्वेश्चन भी ठीक से मत करो, कर्टेलमेंट दिखे चुपचाप जैसे ही अपन ने रटा वैसा का वैसा कर देना, दैट्स इट, फ्री के नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेटन का साइन है। एनीवेज ओके, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसके बाद अपना AS15 कंप्लीट है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक एम्प्लॉय है जो कंपनी में ज्वाइन किया है 2016 में, ठीक है। एनुअल एमोल्यूमेंट्स ऑफ रोशन हैज बीन डिसाइडेड एज 14,90,210 उसका एनुअल पैकेज है, ठीक है। अब कंपनी की पॉलिसी यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस, ठीक है। और इसके बाद आगे दे रखा है सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम, ठीक है। कंपनी ने रोशन को हायर किया एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, दे रखा है यहाँ पे, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट 5 years ऑफ सर्विस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। What is the amount the company should charge in its profit and loss account every year, and
कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन देखो, सबसे पहले तो उसकी सैलरी है 14,90,210 जो कि अपन 10% पर एनम से ग्रो करेंगे तो एक्सपेक्टेड लार्ज ड्रॉन सैलरी आ जाएगी। तो इनटू प्लस 10% 5 टाइम्स करना है अपन को, क्योंकि अपन ने 2016 के बिगिनिंग में उसको एम्प्लॉय किया है, यहाँ पर दे रखा है, तो इसलिए 5 टाइम्स करना है। यहीं पे अगर एंड पे होता तो अपन 4 टाइम्स ही करते हैं लार्ज ड्रॉन सैलरी के लिए। तो अपन पास लार्ज ड्रॉन सैलरी आ जाएगी, इसकी बढ़ बढ़ के 24 लाख हो जाएगी सैलरी। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है, इसका 25% देगी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अपन का एक्सपेक्टेड 5 ईयर्स, तो 24 लाख इंटू 25% करेंगे, इंटू 5 करेंगे तो 30 लाख आ जाएगी। ये कंपनी इसको पे करेगी आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर वो 5 साल बाद छोड़ के जाता है तो अभी से अपन इसका पेमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे, डिवाइड बाय 5 करोगे इसका तो 6 लाख आएगा। 6 लाख हर ईयर कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की तरह रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट क्या है? करंट सर्विस कॉस्ट की टेबल बनानी है यहाँ पर, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए। तो ये देख लो ध्यान से किस तरीके से बनेगी। 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखो अपन ईयर 1 के, सबसे पहले तो अपन अज्यूम करेंगे कि ईयर 1 के एंड पे अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सारे एक्सपेंस, ठीक है। तो आज अपन अपने अकाउंट में कितना डालें कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू 6 लाख हो जाए। तो इसका देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसने उल्टा डिस्काउंटिंग फैक्टर डाला है। जनरली अपन यूज टू नहीं है इस चीज़ के, तो ये चीज़ रट लो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है इतने लॉजिक्स गैदर करने का। ऑल दो इसका लॉजिक ये है कि अपन ने ईयर 2016 पे खड़े हैं, उसके 16 के एंड पे अपन रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सपेंस। तो 16 के एंड से 20 के एंड तक जाओगे तो 4 साल होते हैं, 16, 17, 18, 19 और 20। 16 का एंड से 17 का एंड 1 ईयर, 18 का एंड 2nd ईयर, 19 का एंड 3rd ईयर और 20 का एंड 4th ईयर। तो 4 साल का ही तुमको लेना है। अपन अज्यूम कर रहे हैं ईयर 5 के एंड में वो चला जाएगा, तो ईयर 5 के एंड में अपन 6 लाख डालेंगे, उसकी कोई वो वैल्यू नहीं होगी, प्रेजेंट वैल्यू वो 6 लाख की 6 लाख ही रहेगी। तो अपन ईयर 0 हो जाएगा और इसका अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टू बी ऑनेस्ट 1 लेंगे। क्वेश्चन करते वक्त सीधा सीधा यहाँ पर 8% अपन को डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है। अपन उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उल्टा डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, नीचे नीचे 1 आएगा और ऊपर से फिर उसको ऑपोजिट करेंगे। ऑल दो इसका लॉजिक क्या है, 4,41,000 का फ्यूचर वैल्यू जो है आफ्टर 4 ईयर्स जो होगी 6 लाख होगी। 4,76,000 का फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स 6 लाख होगी। 5,14,200 का आफ्टर 2 ईयर्स फ्यूचर वैल्यू 6 लाख होगी, और 6 लाख की उस टाइम 6 लाख की वैल्यू होगी। तो अपन की ये करंट सर्विस कॉस्ट आएगी। इस तरीके से ध्यान रखना, 6 लाख लिखना 5 बार, उसका ऑपोजिट डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना, नीचे नीचे 1 आएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करना, करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी। उसी तरीके से इस करंट सर्विस कॉस्ट को इधर कैरी फॉरवर्ड करना, ऐड कर देना, इधर जो अमाउंट आएगा उसको क्यूमुलेटिव करते जाना साथ साथ के अंदर, और इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना। देख लो ईयर 1 के अंदर ओपनिंग बैलेंस 0 है, इंटरेस्ट कॉस्ट 0 है, क्योंकि अपन ने ईयर एंड पे इसको रिकॉग्नाइज किया। तो 4,41,000 अपन करंट सर्विस कॉस्ट डालेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट का 4,41,000। उसके बाद 4,41,000 पे 8% अपन ऐड करेंगे, और जो करंट सर्विस कॉस्ट इस साल की अपन होगी वो ऐड करेंगे, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये अपन को 5 बार और करना है, लास्ट में 30 लाख आना चाहिए, बात खत्म है। ये अपना राउंड ऑफ फिगर है, राउंड ऑफ वाला। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया। टेबल रटनी है तुमको, इसके अंदर ज़्यादा लॉजिक है नहीं, बहुत ईजी है। जो भी लॉजिक है मैं तुमको बता चुका हूँ। ओके, AS 15 यहाँ पे ख़त्म हो गया।